हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे स्टडी विद जीनियस पर स्वागत है। साथियों, आज हम क्लास 10th में जो है जियोग्राफी भूगोल की चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं, कृषि। जब हम कृषि पढ़ रहे हैं साथियों, तो कृषि के अनेक प्रकारों को पढ़ेंगे, लेकिन एक प्रकार जो है काफी काफी चर्चा में रहता है, और वो है साथियों कर्तन दहन। कौन सी कृषि? कर्तन दहन कृषि। तो हम सभी बात करते हैं कि कर्तन दहन कृषि किस तरह से होती है साथियों। ध्यान रखिएगा, ये जो हमारा देश है, इसमें जो पूर्वोत्तर वाले राज्य हैं, जो हमारे पूर्वोत्तर वाले राज्य साथियों, वहाँ असम, मेघालय, मणिपुर है ना, इनमें बहुत अधिक मात्रा में पहाड़ होते हैं। तो साथियों, कृषि करने के लिए क्या किया जाता है कि उन पेड़ों को काट कर वहाँ की जमीन में जो भी बाद में डस्ट या वेस्टेज पार्टिकल्स बचे रहते हैं, उनको जला करके जो है खेती की जाती है। लेकिन ध्यान रखिए साथियों, जब हम किसी खेती के ऊपर कुछ चीजों को जलाते हैं, तो ध्यान रखिए उसकी उर्वरकता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इस तरह की खेती को कर्तन दहन कृषि कहते हैं। इसे अलग अलग स्टेटों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। जैसे कि असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड में से झूम कहा जाता है, मणिपुर में से पामलू कहते हैं, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे दीपा कहते हैं। तो साथियों, बात करते हैं कर्तन दहन के बारे में। तो ध्यान रखिएगा, ये पूर्वोत्तर राज्यों के किसान जंगल के पेड़ पौधों को काटकर तथा जलाकर उस साफ जमीन पर फसल उगाते हैं। जब मृदा की उर्वरकता कम हो जाती है, तो किसान उस भूमि के टुकड़े को से स्थानांतरित हो जाता है और कृषि कार्य के लिए दूसरा टुकड़ा साफ करता है। अगर हम वहां पर क्या होता है साथियों, जैसे हमारे पास वर्षों से, कई सालों से एक जैसे ही खेत में हम खेती कर रहे हैं, लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों में क्या होता है कि जैसे ये मेरा खेत है, इस पर मैंने पेड़ उगे थे कई सारे, काट कर साफ करके जलाया, खेती शुरू की। तत्पश्चात अगर ये जो है उर्वरक क्षमता कम हो जाता है, बंजर हो जाता है, मैं फिर से दूसरा टुकड़ा तैयार कर देता हूँ, इसको ऐसा ही छोड़ देता हूँ। इस तरह की खेती को हम कहते हैं कर्तन दहन कृषि, और इसे ही एक और नाम से जाना जाता है झूम की खेती। कौन सी खेती? झूम की खेती। तो ध्यान रखिए, कहां कहां इसे अलग अलग नाम से कहते, ध्यान रखिएगा। असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में इसे हम क्या कहते हैं? झूम कहते हैं। ये जो स्थानांतरित कृषि होती है साथियों, इसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया है कि अलग अलग जगह क्या नाम से इसे कहा जाता है। अगर आपने अभी तक मेरी उस वीडियो को नहीं देखा है, आप जो है देख सकते हैं। मणिपुर में इसे क्या कहते हैं? मणिपुर में ध्यान रखिएगा, इसे पामलू कहते हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे हम क्या कहते हैं? दीपा कहते हैं। अगर अब आपसे कोई पूछेगा कि कर्तन दहन कृषि किसे कहते हैं, इसके किस तरह से इसे अलग अलग पहचान बताइए, तो हम लोग जो है डिटेल्स में बता पाए। साथ ही साथ जो कर्तन दहन कृषि होती है साथियों, ये ऐसा नहीं है कि केवल भारत में ही की जाती है, दुनिया के अलग अलग देशों में भी जो है ये की जाती है। अलग अलग देशों में से अलग अलग नाम से जानते हैं। झूम को कहते हैं स्लैश एंड बर्न। मैक्सिको और मध्य अमेरिका में इसे क्या कहा जाता है? इसे मिल्पा कहते हैं। ध्यान रखिएगा, मैक्सिको और जो हमारा मध्य अमेरिका है, इसमें इसे मिल्पा कहते हैं। वेनेजुला में इसे कोनकू कहते हैं। ब्राजील में इसे सेका कहते हैं। मध्य अफ्रीका में इसे मोसेलो कहते हैं। अंडमान निकोबार में इसे लदांग कहते हैं। और वियतनाम में इसे रे के नाम से जाना जाता है। और साथियों, दुनिया का सबसे जो जंगल है, जिसे दुनिया का फेफड़ा कहते हैं, वो ध्यान रखिएगा ब्राजील में, और वो जो जंगल है उसका नाम है अमेजन जंगल, है ना? ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि झूम की खेती ऐसी नहीं है कि केवल हमारे ही देश में की जाती है, अलग अलग देशों में भी की जाती है, वहां इसके अलग अलग नाम है। मैक्सिको, मध्य अमेरिका में इसे मिल्पा कहते हैं। वेनेजुला में इसे कोनकू कहते हैं। ब्राजील में इसे सेका कहते हैं।
मध्य अमेरिका में मसूले कहते हैं, इंडोनेशिया में लदांग कहते हैं और वियतनाम में इसे जो है रे के नाम से जो है जाना जाता है। अब साथियों एक जो एक और टर्म से ये आती है कि क्या है, ये साथियों कि दो तरह की फसलें होती है भारत में। वैसे तीन तरह की फसलें भी होती है, एक जायद फसलें भी होती है, मैं जायद फसलों में भी बात करूंगा आपको, लेकिन दो फसलें खासकर होती है मेन, एक होती है रबी की और एक होती है खरीफ की। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि पढ़ लीजिएगा कि रबी की फसलें जो है गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों। मैं आप लोगों से कह दूं कि खरीफ की फसलें, तो मैं कह दूं चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली। थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होगा। अब इसे हम एक ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे साथियों। खरीफ में एक शब्द छुपा है और वो है खराब। रबी में का अगर मैं इमेजिन करता हूं तो रबी का मैंने इमेजिन किया रखना, ऐसी फसलें जिसे हम रख सकते हैं। आप सभी लोग मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, यहाँ ज्यादातर घरों में क्या रखा जाता है, गेहूं रखा जाता है या नहीं, हम कहेंगे रखा जाता है। तो गेहूं के साथ जो जो फसलें उगाई जाती है हम उन सभी फसलों को क्या कहते हैं, रबी की फसलें कहते हैं। जैसे जौ हुआ, मटर हुआ, है ना, चना हुआ, सरसों हुई, ये सब कब उगाए जाते हैं, अभी बोनी का टाइम आ रहा है ना, अक्टूबर से जो है अप्रैल के माह तक इनकी फसलें उगाई जाती है मध्य प्रदेश में, है ना। रबी खरीफ की फसलें अर्थात खराब होना, और खराब कब होती है, जब पानी गिरता है। पानी किस पर गिरता है, ध्यान रखिएगा, सोयाबीन पर। हमारे मध्य प्रदेश में हर वर्ष सोयाबीन की जब फसल आती है जब पानी गिरता है। चावल पानी के ही खेत में रहता, मकई, ज्वार, बाजरा, अरहर को साथियों लोकल लैंग्वेज में लाल तुअर भी कहते हैं। मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली है, जैसे नीमच मंदसौर तरफ मूंगफली पैदा होती है, हमारे देवास जिले के आसपास जो है कपास वगैरह, उड़द, मूंग तो हर जगह पैदा होते हैं। अरहर का जो है बालाघाट तक शायद होता होगा, है ना। मक्का हमारे पड़ोसी ही राजगढ़ में ही पैदा होते हैं, बालाघाट सतना रीवा तरफ जो है चावल पैदा होता है। तो ध्यान रखिए साथियों, ऐसी फसलें जो खराब हो जाती है उनमें पानी गिरता है, जिन्हें है तो क्या कहेंगे सोयाबीन, और सोयाबीन के साथ में जो जो फसलें आती है उन्हें क्या कहेंगे, खरीफ की फसलें। रबी अर्थात जिन्हें हम रख सकते हैं, जैसे गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों, ये हमारी क्या फसलें, रबी की फसलें। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं साथियों, रोपण फसलें। अब रोपण फसलें का मतलब क्या होता है साथियों, ध्यान रखिएगा कि जैसे कुछ फसलें ऐसी होती है जैसे कि केला हुआ, केले के ऐसे ऐसे बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उनमें छोटे छोटे से जो पेड़ फिर से नए आते हैं, उन नए पेड़ों को आप यहाँ से उखाड़ लीजिएगा और दूसरी जगह जो जमीन पर फिर से अगर हम गाड़ देते हैं उनको, तो क्या हो जाएंगे, वो फिर से क्या है, फिर से पेड़ बन जाते हैं बड़े बड़े। तो इस तरह से रोपते, अर्थात क्या करते हैं हम, एक जगह से उनके बीज को लाया जाता है, दूसरी जगह उसको बोया जाता है, इस तरह की प्रोसेस को हम कहते हैं रोपण। तो ये रोपण फसलें किन किन में होता है साथियों, गन्ना, केला, रबर, कॉफी और चाय। गन्ने में भी क्या होता है साथियों, गन्ने के एक टुकड़े को लाया जाता है, जैसे ये टुकड़ा हुआ है ना, इसको हम जमीन में गाड़ देते हैं, तो ये जगह जगह से जहाँ जहाँ गिठाने होती है वहां से जो है फिर से उगने लग जाता है। तो ये इस तरह की रबर, कॉफी, इन सभी फसलें क्या होती है, रोपण फसलें कहलाती है। अब इन रोपण फसलों की क्या क्या विशेषता होती है, तो ध्यान दीजिएगा कि ज्यादातर 90% जो रोपण फसलें होती है वो कौन सी होती है, वाणिज्यिक खेती होती है। अब वाणिज्यिक खेती का मतलब ये हुआ साथियों कि वाणिज्यिक खेती ऐसी खेती होती है कि जिसे हम पैदा तो करते हैं, स्टोर करके हमारे घर में भी नहीं रख सकते, जैसे गेहूं, चना, मटर हुआ, दलहन की फसलें, ऐसा नहीं है। हम इन्हें घर में स्टोर करके नहीं रखते हैं, सीधा मार्केट ले जाते हैं, क्या करते हैं, मार्केट लेकर जाते हैं और मार्केट में जो है इन्हें बेचते हैं, और उस बेचने से जो है किसान एक तरह का प्रॉफिट कमाता है। ऐसी कृषि हमारी क्या कहलाती है, वाणिज्यिक खेती कहलाती है।
अब जब हम वाणिज्यिक खेती कर रहे हैं साथियों, इस तरह की रोपण जब फसलें करते हैं, इनके लिए हमें क्या लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल ही बोई जाती है, यानी कि बहुत बड़े विस्तृत क्षेत्र में केवल एक ही तरह की एक जैसी फसल बोई जाती है, ज्यादा अधिक मात्रा में बोई जाती है, तब जाके जो है हमें क्या होता है, इसका बेनिफिट जो है मिलता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न ये है, नगद या व्यापारिक फसलें क्या होती है? नगद और व्यापारिक, आप लोगों को इससे कुछ समझ में आया होगा। नगद का मतलब ये कि आप लोगों ने पैदा की और सीधा उससे जो है नगद प्राप्त किया। ऐसी फसलें जिन्हें हमने भोजन के रूप में तो उपयोग नहीं किया है, लेकिन जैसे कि सोयाबीन, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक सोया स्टेट कहा जाता है, मध्य प्रदेश को सबसे अधिक सोयाबीन पैदा की जाती है साथियों। क्या सोयाबीन को आपने आपके घर में, जैसे आपके पास 10 क्विंटल जो है सोयाबीन है, क्या आपने आपके घर में 10 क्विंटल सोयाबीन स्टोर किए, मतलब रखे हैं क्या? अभी तक नहीं रखेंगे। हम क्या करेंगे, खेतों से सोयाबीन पैदा करके इसको जो है मार्केट में बेच देंगे, और मार्केट से हम क्या प्राप्त कर लेंगे, कैश प्राप्त कर लेंगे, अर्थात नगद प्राप्त कर लेंगे। हमने भोजन के लिए तो उस वस्तु का उपयोग जो सोयाबीन को भोजन में उपयोग नहीं किया है प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन हमने क्या किया है, उसे बेचकर उससे जो है एक नगद राशि प्राप्त की है। ऐसी फसलों को क्या कहेंगे हम, नगद या व्यापारिक फसल कहेंगे, है ना। तो नगद या व्यापारिक फसलों से आशय जो है उन फसलों से है जो प्रत्यक्ष रूप से भोजन के लिए उत्पन्न नहीं है या भोजन के लिए उत्पन्न नहीं की जाती है, किंतु उन्हें बेचकर जो है एक नगद राशि प्राप्त की जाती है। इनमें कपास, चाय, कॉफी, तिलहन, है ना, सोयाबीन, गन्ना, तंबाकू, रबर आदि इस तरह की खेती क्या है, नगद या व्यापारिक फसलें। ठीक है, अब वाणिज्यिक जो कृषि होती है साथियों, इसकी क्या क्या विशेषता होती है, तो ध्यान रखिएगा। अधिक पैदावार देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों के प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त करना है। ठीक है, साथ ही साथ इस प्रकार की खेती को हम लंबे चौड़े एकल में बोई जाती है। इसमें अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की जो है क्या होती, आवश्यकता हमें बहुत ज्यादा मात्रा में लगती है। जहां पर भी इन तरह की जो फसलें, व्यापारिक फसलें कौन कौन सी होती, हमने अभी बात की थी, कौन सी फसलें होती व्यापारिक फसलें, व्यापारिक फसलें होती साथियों, इसमें कुछ फसलें व्यापारिक फसलें हैं। ठीक ठीक है, अब साथियों जब हम कृषि की बात कर रहे हैं, भारत एक कृषि प्रधान देश है ना, तो हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में जो है कृषि का कितना योगदान जो है होता है ना। अब हम किस चीज पर बात करेंगे कि जो हमारी कृषि होती है उसका जो है कितना योगदान हमारी अर्थव्यवस्था में। ध्यान दिया, कृषि क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या है, आधारभूत स्तंभ है। क्या है, आधारभूत स्तंभ है। यह क्षेत्र कृषि, कौन सा क्षेत्र, कृषि जो होता है साथियों हमारी जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। ये भी हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे जब हम अर्थशास्त्र पढ़ेंगे, डिटेल्स में इस चीज पर बात करूंगा मैं, आप लोगों को सारी बातें क्लियर करके लेके जाऊंगा, है ना। तो हमारी जो जीडीपी होती है साथियों, इसमें कृषि का कितना योगदान है, तो ध्यान रखिएगा, भारत में जीडीपी में कृषि का 15% योगदान होता है, और हमारे देश की आधे से अधिक 1/2 अर्थात 50% से ऊपर जो आबादी होती है हमारी, वो किस पर निर्भर है, कृषि पर निर्भर है। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट है साथियों, अब जब इस तरह से है कि भारतीय में कृषि जो है आधारभूत समस्या, ये आधारभूत स्तंभ है, हमारी 15% जीडीपी जो है इस पर निर्भर है, हमारी आधी से अधिक आबादी को जो है रोजगार इसी से मिल रहा है, कृषि से। तो हमें इसके बारे में जानना चाहिए कि हमारी कृषि में क्या क्या जो है समस्या आ रही है ना। भारत में कृषि भूमि का वितरण जो है वो असमान है। वितरण असमान का ये है साथियों कि कहीं खेती के लिए ज्यादा भूमि अवेलेबल है, कहीं कम अवेलेबल है, कहीं छोटे खेत है, कहीं बड़े खेत है ना।
खेतों के छोटे आकार वो विक्रय होने के कारण आधुनिक विधि से कृषि करना एक मूल समस्या हो गई। बहुत ज्यादा मात्रा में इंडस्ट्रीज को, अलग अलग क्षेत्र को जो है जमीन विक्रय हो रही है, इसके लिए एक समस्या जो है क्रिएट हो रही है ना। स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधार चकबंदी कार्यक्रम जो है चलाए गए हैं। इसके बाद 1% धनी किसान जमींदारों के पास कुल भूमि 20% है। ठीक है, ओके। इसके पहले, स्वतंत्रता के पहले क्या साथियों, बहुत अत्यधिक मात्रा में जो है किसानों के पास जमीन नहीं थी। ज्यादातर जो है ये सारी जितनी भी जमीनें जो थी वो बड़े लोगों के पास थी, जिन्हें जमींदार कहते हैं। उन जमींदारों से जो है सरकार ने जमीन का अधिग्रहण किया गया और उस जमीन को जो है आम किसानों तक पहुंचाया गया है। इस तरह की जो है समस्याएं भारतीय कृषि में एक मुख्य समस्याएं थी। अब साथियों, भारत में ही एक खेती होती है रबर की खेती। कौन सी खेती होती है? रबर की खेती होती है। ध्यान रखिएगा, ये ज्यादातर हमारे साउथ के स्टेटों में होती है, साथ ही साथ हमारे मेघालय में भी जो है ये खेती होती है। तो ध्यान रखिएगा साथियों, जो रबर होता है हमारा भूमध्य रेखीय फसल है। भूमध्य रेखीय अर्थात भूमध्य रेखा के आसपास जो है इसकी पैदावार होती है, परंतु कुछ विशेष परिस्थितियां ऐसी रहती, उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में भी इसको जो है उगाया जाता है। इसको 20 सेंटीमीटर से अधिक 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, साथ ही साथ 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाली नम और आई जलवायु की आवश्यकता होती है। नमी वाली जलवायु की आवश्यकता जो है इसके लिए होती है। अर्थात जब जहां पर भी रबर पैदा होता है साथियों, वहां पर आप लोगों को 200 सेंटीमीटर से तो ऊपर बारिश चाहिए और 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान चाहिए, तब जाकर जो है हम क्या करते हैं, रबर पैदा होता है। रबर एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है जो उद्योगों में प्रयुक्त होता है ना। क्या होता है साथियों, बड़े बड़े पेड़ लगे रहते हैं इसके, उन पेड़ों की जो है छाल को काट कर इस तरह से जो है वहां से जो है सफेद रंग का जो है एक लिक्विड गिरता है, वही लिक्विड जो है रबर होता है। लेकिन ये कच्चा माल होता है, इसे फैक्ट्री में जो है वॉल्केनीकरण करके अलग अलग प्रोसेस में लाकर जो है रबर बनाया जाता है। इसे मुख्य रूप से अगर आपसे पूछता है कि भारत के कौन कौन से ऐसे राज्य जहां पर रबर पैदा होता है, ध्यान रखिए केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और एक हमारी जो यूटी है वो है अंडमान निकोबार, मेघालय की जो गारो पहाड़ियां हैं, इनमें जो है इसको उगाया जाता है। अगर हम 2012-13 की बात करते हैं साथियों, तो भारत का विश्व में कौन सा स्थान था? 2012-13 के दृष्टिकोण के हिसाब से भारत का चौथा रैंक जो है रबर उत्पादक में था, है ना। रबर उत्पादक में कौन सा स्थान था भारत का? रबर उत्पादक में जो है चौथा स्थान था। ठीक है, ओके, चलते हैं साथियों। अब समस्या ये आ रही साथियों कि बहुत सारे लोग जो कृषि से परेशान हो रहे हैं। अब कृषि में क्यों परेशान हो रहे हैं? क्योंकि इसमें रोजगार जो है घटते जा रहे हैं। अब रोजगार क्यों घट रहे हैं हम उस पर बात करते हैं, है ना। पिछले कुछ वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद में तो जो है वृद्धि हुई है, परंतु इससे देश में पर्याप्त मात्रा में रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हो पा रहे। अब ऐसी स्थिति में कृषि में रोजगार के घटते अवसरों का क्या कारण है साथियों? कि कृषि क्षेत्र में जो विकास होना था, उसके विकास की जो दर होनी थी, उसमें क्या आई है? कमी आई है। अब दूसरा यह साथियों कि भारतीय किसानों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा से एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। इस तरह से करना पड़ रहा है साथियों कि जो जैसे अमेरिका, ब्राजील जैसे देशों में, विकसित देशों में टेक्नोलॉजी के साथ जो है खेती हो रही है, लेकिन हम आज भी पुरानी पद्धतियों में बैठे हुए हैं। अब जब हम पुरानी पद्धति में बैठे हुए हैं तो कृषि में रोजगार के अवसर कम होंगे ही, है ना। अब हर साल साथियों हमारे मध्य प्रदेश में रासायनिक खाद की जो है बड़ी समस्या। हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है साथियों कि रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक, इन दो चीजों के बगैर तो हम खेती नहीं कर पा रहे।
हमारे खाद और कीटनाशक इतने अत्यधिक मात्रा में, इतनी ज्यादा पैसे में, इतनी ज्यादा कीमत में लग रहे हैं कि कुछ दिन पहले एक वायरल हुआ था एक वीडियो, उसमें आदमी ने 16,000 रुपए की जो है सोयाबीन बोई थी, पूरा खर्च आया था। जब उसने कीटनाशक और खाद डाले थे तो 24,000 का जो है खर्च आ रहा था। तो हम क्या कर रहे हैं साथियों, कीटनाशक और खाद इतनी अत्यधिक मात्रा में डाल रहे हैं कि हमारी लागत क्या हो रही, अपने आप बढ़ती जा रही है। जब लागत बढ़ रही है साथियों, खर्च, लागत बढ़ रही है लेकिन कमाई जो है हमारी कम हो रही है, तो हमारे रोजगार स्वाभाविक सी बात है कि घट जाएंगे। साथ ही साथ साथियों क्या हो रहा है, कृषि उत्पादकों पर आयात शुल्क घटने से देश की कृषि पर हानिकारक जो है प्रभाव पड़ा है ना। किसान कृषि में पूंजी निवेश कम कर रहे हैं, जिसके कारण जो है कृषि के रोजगार जो है घट रहे हैं। हर आदमी जो है कृषि में कम से कम जो है इन्वेस्ट कर रहा है, कृषि को अब बिजनेस की तरह यूज नहीं कर रहा है। इससे जो है रोजगार घटते जा रहे हैं। ठीक, क्या हो रहा है, इससे जो है रोजगार घटते जा रहे हैं। अब बात करते हैं साथियों कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जो कृषि का क्या योगदान है। अभी हमने बात की थी कि कृषि किस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं कि जीडीपी में 15% शेयर जो है हमारी कृषि का होता है, लेकिन किस तरह से योगदान है, तो कृषि की दृष्टि से अगर हम भारत की बात करते हैं तो हमारा भारत कौन सा है, खाद्यान्न उत्पादक देश है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का बहुत बड़ा योगदान है। क्यों? क्योंकि भारतीय कृषि देश की बहुत बड़ी जनसंख्या का क्या करती है, भरण और पोषण करती है। कृषि पर आधारित उद्योगों के लिए कच्चा माल जो है कहां से प्राप्त करती है, कृषि से ही प्राप्त होते हैं। कई कृषि उत्पादक जैसे चाय, कॉफी, रबर और मसालों का निर्यात करके विदेशी मुद्रा जो है हम प्राप्त करते हैं, है ना। अब जो है कुल वहां पर केवल साथियों जीडीपी का था, लेकिन यह कुल आई है बात, कुल सकल घरेलू उत्पाद में जो है हमारा 26% है, और जीडीपी केवल सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का जो है केवल कृषि का, लेकिन कुल की बात की है तो कुल इसलिए इस तरह से बढ़ा साथियों कि उद्योगों को जितने भी कृषि से रिलेटेड हैं उन सारी चीजों का हमें 26% जो योगदान हमारा कृषि का होता है। ठीक है, किसका होता है, कृषि का जो है 26% के आसपास योगदान होता है। नेक्स्ट चलते हैं साथियों, भारत की कृषि की दृष्टि से भारत कैसा देश है, एक अनोखा देश है, समझाइए क्यों है। क्योंकि यहाँ पर विस्तृत समतल भूमियां पाई जाती है। भारत में आपने देखा होगा कि केवल हिमालय रेंज, अरावली और साउथ की जो है अन्नामुलाई रेंज को देखकर छोड़कर पूरा भारत लगभग कैसा समतल है। यहाँ बहुत ज्यादा मात्रा में जो समतल भूमि पाई जाती है। जहां ज्यादा मात्रा में समतल भूमि पाई जाती है वहां पर कृषि आसानी से हो सकती है, तो हम क्या कहेंगे, अनोखा देश। यहाँ की संपन्न मृदा अनेक प्रकार की फसलें उगाने में सक्षम है। मैंने इससे पहले मृदा के बारे में पढ़ा था साथियों। पूरे भारत में अलग अलग तरह की मृदा होती है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो आप जाके जो है वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। तो हमारे यहाँ कई तरह की फसलें उगाई जाती है। बाजरा भी हमारे यहाँ होता है कंपनी वाला, ज्वार, चावल, गेहूं, है ना, रबर, हर तरह की जो है भारत की ऐसी जलवायु साथियों कि हर तरह की कहीं ना कहीं अलग अलग स्टेटों में हर तरह की जो है फसलें उगाई जाती है ना। पर्याप्त खुली धूप भी यहाँ मिलती है, लंबा वर्धन काल भी पाया जाता है, पर्याप्त जल भी यहाँ उपलब्ध है। ठीक है, जलवायु संबंधी अनुकूल परिस्थितियां भी यहाँ होती है। आज भारत का कृषि उत्पाद के निर्यात व्यापार में जो है महत्वपूर्ण है। तो हम क्या कहेंगे, भारत जो है कृषि की दृष्टि से क्या है, एक अनोखा देश है। ठीक है, क्या है, एक अनोखा देश है। आज के लिए इतना ही साथियों, मिलते हैं अगले सेशंस में। हमारे सेशंस में जुड़े रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और दोस्तों के साथ शेयर करके जाना। और अगर आप YouTube के द्वारा मेरे इस वीडियो तक आए हैं तो एक बार फेसबुक के जरिए तो आप मुझे जो कमेंट्स जरूर करें। थैंक यू साथियों, जय श्री महाकाल।